हेलो स्टूडेंट। आज आपको इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बताएंगे। इसके पूर्ववर्ती वीडियो में हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, स्त्रियों में जो पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि स्त्रियों में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो जनन क्रिया में अथवा रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक सामूहिक वर्क के माध्यम से रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का काम करते हैं। बच्चे, सबसे पहले एक जो स्क्रीन पे आपके चार्ट है, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसमें स्त्रियों में पाए जाने वाले जो जनन अंग होते हैं, इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जनन अंग और दूसरा सहायक जनन ग्रंथियाँ। जनन अंग और सहायक जनन ग्रंथियाँ दो पार्ट्स में एक चार्ट के माध्यम से मैंने इसमें लिख के आपको दिखाया है, जिसमें सहायक जनन ग्रंथियाँ और जो जनन अंग होते हैं, ये दोनों सामूहिक रूप से वर्क करते हैं और एक स्त्री में गैमेट फॉर्मेशन प्रक्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो स्त्रियों में पाए जाने वाले जनन अंग हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग होता है वन पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय। यह अंडाशय स्त्रियों में उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। उदर गुहा के अंदर श्रोणि प्रदेश के ठीक ऊपर जो बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी से ये स्नायुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट, दो अंडाशय या दो ओवरी पाए जाती हैं। ये इनके प्रमुख सेक्स ऑर्गन्स हैं। जिस तरह से पुरुषों में वृषण होते हैं, उसी तरह से स्त्रियों में वन पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय स्त्रियों के उदर भाग में स्थित होता है। अंडाशय के बाद इसी के समीपस्थ भाग से दोनों तरफ से एक एक अंडवाहिनियां निकलती हैं और ये दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़ करके एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको यूट्रस कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं। तो वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब, या इसको अंडवाहिनी कह सकते हैं। और अंडवाहिनी के बाद तीसरा जो पार्ट्स होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो प्रमुख बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, वो है यूट्रस या गर्भाशय, जो पियर शेप या नाशपाती के आकार का होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। और यह फीमेल के एक्यूरेट एब्डोमिनल रीजन में श्रोणि प्रदेश में उपस्थित होता है। गर्भाशय के ठीक नीचे एक बहुत ही सकरा भाग होता है, जिसको हम सर्विक्स अथवा गर्भाशय नाल वो या गर्भाशय नली कह सकते हैं। तो वो सर्विक्स के रूप में होता है, ग्रीवा भी कहते हैं इसको। उसके बाद ठीक उसी के नीचे योनि प्रदेश या योनि, और आगे भग या बाह्य जनन अंग, जो सहायक जनन अंग हैं, वो योनि के चारों तरफ स्थित होते हैं, ये होते हैं। तो ये सामान्य रूप से स्त्रियों में पाए जाने वाले जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के अंदर होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय के नीचे एक सकरी नली होती है, जिसको सर्विक्स अथवा ग्रीवानॉल कहते हैं। उसके ठीक नीचे लगभग एक पतली सी नली है, जिसको आप योनि कहते हैं। योनि का योनि छिद्र भग अवशेष में खुलता है और भग
बाहर की तरफ उपस्थित वह भाग है जिसमें 3 तरह के परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि एक बृहद ओष्ठ जिसको आप लेबिया मेजोरा कहते हैं, उसके ठीक नीचे लेबिया माइनोरा या लघु प्रकोष्ठ या लघु भगोष्ठ कहते हैं, और ठीक उसी के ठीक बाद एक क्लाइटोरिस होता है और उसके बीच में यूरिन डिस्चार्ज के लिए छिद्र होते हैं, और ठीक उसके नीचे योनि छिद्र या योनि एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। सहायक जनन ग्रंथियों में यदि देखते हैं तो सहायक जनन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां मुख्य रूप से होती हैं। इसके साथ साथ जो ओवरी है, अंडाशय है, वो खुद में एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में होती है, जिससे स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एक्सेट्रा कई तरह के हार्मोनों का स्राव होता है। और इसके अलावा और तमाम तरह की सहायक ग्रंथियां हैं जो इस जनन क्रिया में मदद करती हैं। तो इस तरह से बच्चे आप देख सकते हैं कि स्त्रियों में जो जनन अंग होते हैं ये मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है। जनन अंगों के एक सामान्य नामों के बारे में आप जान सकते हैं कि एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय ग्रीवा या जिसको सर्विक्स कहते हैं, योनि तथा भग, ये मिलकर के जनन अंगों का निर्माण करते हैं। और उसके साथ साथ स्तन ग्रंथियाँ, अंडाशय और अन्य ग्रंथियाँ और जुड़ करके जो है वो सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं। अब इसमें बच्चे ध्यान देने वाली बात ये है, ये फिगर में आप देख सकते हैं स्त्रियों के जननांग। स्त्रियों के जननांगों में मैंने बताया आपको कि 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के अंदर होता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक अंडाशय ये और एक अंडाशय ये, 2 अंडाशय उदर गुहा के अंदर लिगामेंट्स, ये स्नायु से जुड़े होते हैं, बॉडी कैविटी से जुड़े रहते हैं। और उसके साथ उसी के ठीक ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि ये यहाँ से लेके ये पूरी फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, ये अंडवाहिनी है। ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं इसको। अंडवाहिनी का जो ये दूरस्थ सिरा है, अंडाशय के चारों तरफ एक झालर की तरह से इसको घेरे रहता है बच्चे। ये झालर नुमा संरचना होती है और इस झालर नुमा संरचना के ठीक पीछे की तरफ जो पार्ट होता है इसको एम्पुला कहते हैं। ये एम्पुला है। एम्पुला आगे जा करके ये नली और सकरी हो जाती है, सकरा भाग होता है, और ये जा करके यहाँ पर गर्भाशय से जुड़ जाती है। तो ये एक अंडवाहिनी ये और दूसरी अंडवाहिनी ये, दोनों अंडवाहिनियाँ दोनों अंडाशय को घेरे रहती हैं। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ एक थैलीनुमा पीयर शेप संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये गर्भाशय, इसको गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय वह स्थान होता है जहाँ पर शिशु पलता है, शिशु का परिवर्धन होता है। जो 9 महीने का परिवर्धन है बच्चों का, वो इसी स्थान पर होता है। गर्भाशय की पेशियां अत्यधिक शक्तिशाली, क्रमानुकुंचन युक्त, फैलने सिकुड़ने वाली और बहुत ही सशक्त मांसपेशियों की बनी होती हैं। गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं वो 3 लेयर्स में बटी होती है बच्चे। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उस बाहरी लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। बीच का जो लेयर होता है इसको कहते हैं मेरीमेट्रियम, और एक लेयर और होता है जो सबसे अंदर की तरफ होता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो 3 स्तरों में गर्भाशय का जो वॉल है वो जुड़ा रहता है, 3 स्तर में होते हैं। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि स्त्रियों के मुख्य जननांग में सबसे पहले 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय ये हैं जो उदर गुहा के अंदर एक स्नायु से जुड़ करके बॉडी कैविटी से जुड़े रहते हैं, और इसके चारों तरफ अंडवाहिनी का जो झालर नुमा सिरा होता है वो इसको घेरे रहता है।
इसके पीछे एक लॉजिक है, इसलिए घेरे रहता है झालरनुमा संरचना में कि जब अंडाशय से अंडे का उत्सर्ग हो तो यह झालरनुमा जो संरचना होती है अंडे को ट्रैप करती है, मतलब कलेक्ट करने का काम करती है और यहाँ से खसका करके एम्पुला में लाती है। इसलिए जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी होती है उसका आगे का दूरस्थ भाग जो अंडाशय की तरफ होता है वो झालरनुमा होता है। बच्चे, इसके बाद जब ये हम यूट्रस की बात कर रहे थे, जो यूट्रस है, यूट्रस की दीवारें मैंने बताया आपको कि काफ़ी शक्तिशाली होती हैं और ये हमारे शरीर में, स्त्रियों के शरीर में पाए जाने वाली जितनी मांसपेशियां होती हैं इन सभी मांसपेशियों से सबसे मजबूत मांसपेशियां इसमें होती हैं और ये शिशु पोषण के लिए पूरी तरह से एडॉप्टेड होती हैं, पूरी तरह से अनुकूलित होती हैं। ये 3 स्तरों से मिलके बनी होती हैं, पियर शेप होती हैं, उल्टे नाशपाती के आकार की होती हैं। अब सबसे नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर इसको गर्भाशयी नाल अथवा सर्विक्स कहते हैं। ये बच्चे देखो लिखा होगा यहाँ सर्विक्स। ये सर्विक्स एक पतली नली है जो शिशु बर्थ के समय चौड़ी होकर के बच्चे को जन्म देने में सहायक होती है और इस सर्विक्स से ठीक सटे ये वेजाइना अथवा योनि कहते हैं जिसको, जो जुड़ी होती है। इसका जो ओपनिंग होता है वो बाहर की तरफ भग के बीच में योनि छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। आप इसको दूसरे फिगर के रूप में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फिगर आपके सामने ये पार्श्व फिगर के रूप में प्रदर्शित किया गया होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा, ये भग का हिस्सा है जिसके 3 पार्ट आपको दिखाए गए हैं। इस 3 पार्ट में क्लाइटोरिस, लेविया मेजोरा, माइनोरा और लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा और लेविया और क्लाइटोरिस, ये तीनों मिलकर के भग के संपूर्ण पार्ट को बनाते हैं। ये आउटर बाहरी सहायक जननांग के रूप में काम करता है और इसके ठीक ऊपर एक प्यूबिस या ये मोम्स जिसको प्यूबिस कहते हैं उसके ऊपर रहता है और फिर अंदर की तरफ ये जो हिस्सा है इसको योनि कहते हैं। ये गर्भाशय नाल है, ये गर्भाशय है और फिर एक पार्ट अंडाशय यहाँ पर शो किया गया है। तो ये पार्श्व फिगर है, इसके माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। स्त्रियों के ये जनन अंग हैं जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आप ओवरी कहते हो, ये आर्गन्स सामान्यतः धीरे धीरे यौनारंभ के समय तक सक्रिय होने लगते हैं, लेकिन जो स्त्रियों के अंडाशय होते हैं उससे अंडों का उत्सर्ग या अंडों का बनना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंडों का उत्सर्ग होता है, अंडे बनते हैं, मैच्योर होते हैं। तो इसमें बच्चे ये अंडाशय का सेक्शन आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा होगा। अंडाशय का सेक्शन, प्रत्येक अंडाशय में प्राइमरी oocyte सेल्स उपस्थित होती हैं जो बच्चे जन्म से लेके आते हैं। प्राइमरी oocyte सेल्स जो अंड कोशिका के रूप में परिवर्तित होती हैं उसको बच्चे जन्म से लेके आते हैं, परंतु ये निष्क्रिय अवस्था में होती हैं तब तक जब तक कि इसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव प्रारंभ ना हो जाए। यौनारंभ के बाद मेंस्ट्रुएशन के समय से जो ओवरी होती है वो सक्रिय होती है और सक्रिय होकर के प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्राव प्रारंभ कर देती है, जिसके माध्यम से एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है, एक आतर्व चक्र प्रारंभ होता है। यह चक्र अंडों के बनने तथा उत्सर्ग होने की प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें आपको इतना बताना है कि जो ओवरी है तो ओवरी क्या करती है। सामान्य जननांगों में जितने स्त्रियों के जननांग के बारे में मैंने नाम लिया, ये सभी जननांग निश्चित तौर पे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और हर एक दूसरे का पूरक है, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलेगा। लेकिन जो ओवरी होती है एक्चुअली इसी के अंदर गैमिट फॉर्मेशन होता है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ऐसे ही स्त्रियों के जो ओवरीज होते हैं, अंडाशय होते हैं,
उसके अंदर अंड कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। द्वितीयक अंड कोशिकाएं बाहर निकल करके और ये फीमेल गैमेट्स के रूप में उत्सर्गित होती हैं और उत्सर्गित होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाती हैं, जहाँ पर उसका निषेचन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें एक अंडाशय के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाए गए होंगे। जब हम इसका सेक्शन देखते हैं तो इस सेक्शन में तमाम प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई देते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इन फॉलिकल्स को बच्चे जन्म के समय से लेके आते हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स के रूप में, द्वितीयक फॉलिकल्स के रूप में, और सेकेंडरी फॉलिकल्स अंत में सेकेंडरी oocyte सेल्स बनाती है। और सेकेंडरी oocyte सेल्स जो होती है वो अंड कोशिका के रूप में, अंडे के रूप में उत्सर्गित होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा और फिर ये जो है सेकेंडरी oocyte सेल्स, ये तीनों मिलकर के एक अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होती है, इसमें से जब अंडे का उत्सर्ग हो जाता है तो अंडे के उत्सर्ग के बाद शेष जो पार्ट्स बचते हैं, ये पार्ट्स कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कार्पस ल्यूटियम एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा ऑर्गन्स होता है अंडाशय के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। अर्थात एक साइकिल आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ये साइकिल एक बार पुनः समझें इसको कि ओवरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। अंडाशय अथवा ओवरी के अंदर अंडे का निर्माण होता है और अंडा क्या है, तो अंडा को कहेंगे कि फीमेल गैमीट्स है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि पुरुषों के शुक्राणु में हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वैसे स्त्रियों की जो ओवरीज होती हैं, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो इसकी oocyte कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है। अब इसके लिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स में विकास होता है और प्राइमरी फॉलिकल्स में विकास के फलस्वरूप ये जो है प्राइमरी oocyte कोशिकाएं, फिर इनसे सेकेंडरी oocyte सेल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स के रूप में अंदर ये पड़ी रहती हैं। और जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स रैप्चर करते हैं तो इसमें से जो अंदर जो oocyte सेल है अथवा जिसको अंड कोशिका कहते हैं, ये बाहर आ जाती है। अंड कोशिका की संरचना जब हम बनाते हैं तो अंड कोशिका की संरचना में हम देख सकते हैं 3 स्तर इसके होते हैं। सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, जिसको जोना रेडिएटा भी कहते हैं, उसके ठीक नीचे जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाद तब यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte सेल्स होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है। ये अंडकोशिका यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब के झालरनुमा संरचना में जाती है, जहाँ कलेक्ट होती है, फिर वहाँ से ये खसक करके और अंडवाहिनी के एम्पुला में प्रवेश करती है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि यही अंडा यहाँ पे कलेक्ट होता है और एम्पुला में इस जगह पर आ जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि स्त्रियों के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। जिस तरह से पुरुषों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वैसे स्त्रियों में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक जोड़ी ओवरी, अंडाशय, और वो होता कहाँ है, उसका सिचुएशन उदर गुहा के अंदर होता है। उनसे निकलने वाली एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब अथवा अंडवाहिनियाँ, एक यूट्रस अथवा गर्भाशय, गर्भाशय के ठीक नीचे पतली एक नेक नुमा संरचना जिसको सर्विक्स कहते हैं, फिर उसके नीचे योनि, और योनि के आगे भगवशेष अथवा भगनाशा जिसको कह सकते हैं, वल्वा कह सकते हैं। और वल्वा के 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, क्लाइटोरिस, वल्वा के 3 पार्टों में बता दिया था आपको, क्लाइटोरिस,
लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये 3 साइड पार्ट्स होते हैं जो सहायक जनन अंग के रूप में काम कर सकते हैं, करते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया थी स्त्रियों के जनन अंगों के बारे में। अब अंडाशय के अंदर किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस जिसको oogenesis की क्रिया कहते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे ही एक टेस्टिज अथवा वृषण के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है उसको बताएंगे। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया गया था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ओवरी के अंदर अंडों का फॉर्मेशन, अंडों का निर्माण अथवा फीमेल गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, और टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण या स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस माने नर युग्मक जनन और oogenesis या मादा युग्मक जनन की प्रक्रियाओं को नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।